हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल्स क्लास 10th का एक एक एनसीईआरटी का टॉपिक, एनसीईआरटी की लाइन और आपके जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं ये आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले जब भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो क्यों ना हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहर का अपीयरेंस, वो कैसे दिखते हैं, उनका किस तरह का अपीयरेंस होता है, हम उस पर बात करते हैं। तो अगर हमने उनका अपीयरेंस सीख लिया तो फिजिकल प्रॉपर्टी से ही हम अंदाजा लगा पाएंगे कि वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पर बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, हम नोट्स भी कुछ इसी तरीके से बनाएंगे जिससे कि आप आराम से समझ सकें कि आपने क्या, किस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्लियर किया है। तो नोट्स बनाने का तरीका भी यही है कि प्रॉपर हेडिंग्स और प्रॉपर तरीके से आप समझ पाए कि आपने क्या लिखा है। तो मेटल्स बेटा, जनरली अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो आपके दिमाग में अगर आप आसपास ज्यादा जो जेनरिक देख रहे हैं वो आप मान के चलिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारे मेटल्स, और इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके बारे में आपको बात करनी है। पर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिए हैं हम उन पर बात करते हैं। तो बेटा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इनमें सबसे विशेष बात अगर कोई देखी जाए स्पेसिफिक, तो सबसे पहली बात ये होते हैं सॉलिड फॉर्म में। कैसे होते हैं ये? सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो मेटल्स की पहली क्वालिटी, ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सेकेंड, हार्ड होते हैं। ये अगर मैं इन्हीं को देखूं और इन्हीं के ऊपर बात करूं तो ये यहां से निकल कर आ रहा है कि ये हार्ड होते हैं। थर्ड, इन तीनों में एक खास बात है, लस्ट्रस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस? लस्ट्रस का मीन्स होता है बेटा शाइनी, चमकदार होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनकी बात करें तो इन तीनों को या इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसकी भी हम बात करें, इनमें क्वालिटी होती है ये मैलिएबल होते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबल? तो मैलिएबल होती है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप मेटल को पीट पीट के उसकी एक लंबी पतली चादर बना सकते हैं। तो इसमें मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूं, आप पतली थिन शीट बना सकते हैं। इनको पीटा जाता है, पीट पीट करके पतली शीट्स बनाई जाती हैं, पतली पतली चादरें बनाई जाती है और उनके अलग अलग यूजेस लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ होती है डक्टिलिटी। मेटल्स की एक और खास बात है कि इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है। डक्टिलिटी का मतलब है कि इनके पतले पतले वायर बनाए जाते हैं, मोटे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी वायर फॉर्म बनाई जाती है। मेटल को अलग अलग फॉर्म में काम में ले जा सकता है। जैसे कि मैं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का इतना, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से कम 2 किलोमीटर लंबा थिन वायर बनाया जा सकता है। तो सोचो कि मेटल को कितना, किस किस तरीके से यूज में लिया जा सकता है। इसी वजह से इनका फिजिकल प्रॉपर्टी एक स्पेशल क्वालिटी रखता है। जैसे कि डक्टिलिटी का मतलब है वायर बनाना। तो ये आपके कुछ की नोट्स हैं जो आपको इस तरीके से काम देंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस यही हल हो जाएंगे। सिक्स, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वाला पॉइंट अगर आप देखें तो इन सभी में ये सब के सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये सब के सब क्या पाए जाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम के तो बर्तन भी बनाए जाते हैं। गुड कंडक्टर, और कॉपर की वायरिंग आप जानते हैं, घरों में सब जगह कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर बने हुए वो कॉपर के बने हुए हैं। गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पाई जाती है। और इन सभी का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मींस कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी ये मेल्ट होने लग जाएंगे। इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी इनको देता है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है।
ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अब अगर मुझे इन्हीं की फॉर्म में नॉन मेटल्स को याद करना है, तो नॉन मेटल्स को याद करने के लिए जनरली आप मेटल की अलग प्रॉपर्टी एक बार लिख लीजिए और आपको याद हो जाएगी। उसके बाद नॉन मेटल्स में जस्ट वाइस वर्सा कर देना है, वाइस वर्सा कर देना है। और इसकी फॉर्म को देखो, नॉन मेटल्स देखा जाए, नॉन मेटल्स जो है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलते हैं। तो नॉन मेटल्स आपके सॉलिड, गैस और लिक्विड्स तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि लिक्विड में आएगा आपका ब्रोमीन, एक ही होता है। गैसियस में आपकी क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह की गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इस तरह की गैसेस आपकी पाई जाएंगी। सॉलिड्स, सॉलिड्स में आपका आ जाएगा कार्बन, सल्फर, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ये आपके गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे, कार्बन और सल्फर आपका सॉलिड्स फॉर्म में आ जाएगा और लिक्विड आपका ब्रोमीन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट ब्रिटल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, लकड़ी, कार्बन एज अ फ्यूल माना जाता है, तो लकड़ी है उसको अगर पीट पीट कर तोड़ा जाए तो वो एक तरीके से ब्रिटल है, टूट जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। आपने लकड़ी का बुरादा भी देखा होगा। तो ये सॉफ्ट होते हैं जनरली। लस्ट्रस, कोई चमक इनमें नहीं होती है, ये चमकदार नहीं होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। फोर्थ पॉइंट, मैलिएबिलिटी, इनमें मैलिएबिलिटी नहीं पाई जाती। नॉन मैलिएबल यानी इनकी पीट पीट कर पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती, वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में मिलती है। नॉन मैलिएबल होते हैं ये, शीट फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। मैलिएबिलिटी के ब्रैकेट में मैं शीट लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए कि पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जाती हैं। डक्टिलिटी, नॉन डक्टाइल होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे मेटल्स याद हैं तो कुछ प्रॉपर्टी जस्ट वाइस वर्सा है उसकी। कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेवंथ पॉइंट, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। यहां लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपने कितना इजीली और बहुत फास्ट रिवीजन इसको कर लिया है। यानी कि आपने अगर एक बार मेटल को रिवीजन कर लिया तो आप नॉन मेटल भी कर पाएंगे, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मेटल्स आप जेनरिक कहाँ कहाँ देख रहे हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, बहुत से मेटल्स हैं। पर जेनरिक जो आप देख रहे हैं आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा हम किस बारे में बात करें। नॉन मेटल्स, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये सब आप डाल सकते हैं। तो ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या हमको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने सीख ली है, क्या यहाँ कोई एक्सेप्शन होता है या सारे जैसा ऐसा दिखाया गया है ऐसा ही होता है? जी नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शंस भी होते हैं। देखो, सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नॉन मेटल्स के भी एक्सेप्शन है और कुछ ना कुछ मेटल्स के भी एक्सेप्शन है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ एक्सेप्शंस पे, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम अब एक्सेप्शंस पे बात करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आप इसका जो भी नोट्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम सिर्फ एक्सेप्शंस पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स सॉलिड्स फॉर्म में मिलते हैं। बट यहाँ एक्सेप्शन है कि मेटल का एक लिक्विड फॉर्म, एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो मेटल्स में एक्सेप्शन है मरकरी, मरकरी हाइड्रोजीरम, ये आपको लिक्विड मिलेगा एट रूम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आप जानते हैं थर्मोमीटर में मरकरी पारा जो होता है आप देखते हैं, तो ये लिक्विड होता है एज अ रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर जनरली हार्ड, पर
वहां पर भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों सॉफ्ट मेटल है। एक और नाम दे दिया जाता है, जैसे लिथियम भी है आपके पास। तो ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, वी कैन कट विद नाइफ, इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मेटल एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल दो मेटल ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इतना लो होता है कि वो हाथ पे रख दिए जाएं तो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा लो होता है, ये पाम पर मेल्ट हो जाते हैं, आपकी हथेली पर आप इसको रखेंगे तो मेल्ट ऑन योर पाम। अब हमने ये कहा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर यहां पर एक मेटल ऐसा है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेड। लेड, पीबी, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आप देख रहे पा रहे होंगे कि सारे मेटल्स के एक्सेप्शन हमने एक ही जगह लिख लिए हैं। अब हमें बहुत आसानी से सारे एक्सेप्शंस मेटल्स रिलेटेड अब आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद ही हम उनके एक्सेप्शंस को निकालेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि आप नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे कि वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन यहां पर आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड आर लस्ट्रस, बहुत ही चमकदार है। लस्ट्रस मतलब शाइन, चमकदार है। वहीं पर हमने कहा था कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन नेचर। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है, डायमंड इज हार्ड। हमने कहा था कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यहां पर ग्रेफाइट ऐसा है जो कि कंडक्टर है, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर मतलब जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, और जो कंडक्ट इंसुलेटर होते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो ये दे आर द गुड, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि आपके नॉन मेटल में आते हैं। नॉन मेटल में आपने पहले ही कह दिया था वो चमकदार नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड लस्ट्रस हैं, चमकदार है। डायमंड इज अ हार्डेस्ट मेटल, और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वो भी हाई होता है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। अब आप देख पा रहे होंगे डायमंड ज्वेलरी में काम आता है, गोल्ड सिल्वर भी ज्वेलरी में ही काम आता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो कि एक्सेप्शन रिलेटेड होंगे वो यहीं इस टॉपिक पर क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप समझ पाए होंगे कि नोट्स और नोट्स को बनाने का तरीका, उन्हें पढ़ने और रिवीजन करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम आसानी से देख पाए कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस पेज पर इजीली मिल जाएगा। तो ये है आपके एक्सेप्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर पे, सैंपल पेपर में लास्ट आया भी है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। हम इसी लेक्चर में क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लास्ट आए हैं और उनके आंसर क्या हो सकते थे जिनको लिखने से आपके अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाते। जैसे कि वाई कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, कुकिंग वेसल्स आर
made up of copper and aluminium because they are good conductor of heat and they have high melting point, because they are good conductor of heat and high melting point. That's why we used aluminium and copper cooking vessels. अगर मैं एक और लाइन आपको बताना चाहूं, मैंने बार बार पढ़ा ग्रेफाइट, फुलरेन, डायमंड, इनके फुलरेन तो मैंने अभी बात ही नहीं की है, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में हमने बात की थी। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एलोट्रोप्स को बहुत इजीली समझेंगे। डायमंड्स एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के ही फॉर्म है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। दैट्स व्हाई दे डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट, केमिकल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से। अब हम बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शंस को हम अच्छे से देख चुके हैं। अब बच्चों हम देखने वाले हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Next point is chemical properties of metal. अब क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस को देखना होगा हमें। तो सबसे पहले बच्चों, केमिस्ट्री के ये चारों चैप्टर के लिए एक बात याद रख लेना, गुरु मंत्र है ये आपके लिए कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को दिमाग में रख के चलें और उसे एक रफली लिख लिया करें। जैसे कि इसके निमोनिक भी हैं, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके से पकाता है। ये बच्चों के लिए एक निमोनिक्स है, जो बच्चा मतलब वैसे नहीं याद कर पाते हैं तो निमोनिक से याद कर लें। कौन है आगे आओ, ये कुछ ऐसा निमोनिक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद बताता है और आप उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों की उम्र में, आपकी फॉर्म में आपको इजी लैंग्वेज लगता है तो आप उसी तरीके से याद करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर है जो मोस्ट रिएक्टिव है, यू नो वेरी वेल, और ये केमिकल रिएक्शन अच्छे से कर लेते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो केमिकल रिएक्शन में थोड़ा लो होते हैं। तो यहाँ पर मेटल की सबसे पहले रिएक्शन दिखाएंगे, मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, तो यहां पर सबसे ऊपर तो मोस्ट रिएक्टिव हो गए, तो मोस्ट रिएक्टिव की तरफ चलते हैं और वहां रिएक्शन करके देखते हैं। अगर मैं के पोटेशियम, यू नो वेरी वेल व्हाट इज के, इज पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन और गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड K2O। बैलेंसिंग की बात हम अब यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस नहीं करना है, हमें रिएक्शंस देखने हैं। सो डोंट वरी अबाउट द बैलेंसिंग। ओके, नाउ Na, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो आप बनाएंगे Na2O, सोडियम ऑक्साइड। एक बात हम एसिड बेस और साल्ट चैप्टर से जानते हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, दोनों मेटल ऑक्साइड्स आर, दोनों क्या, मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स, हमारा एक क्वेश्चन देखिए यही क्लियर हो गया, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। जब मैं यहाँ पर मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर हैं, तो नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर हैं, पर हम तो अभी मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। और बेसिक नेचर को अगर टेस्ट करना हो तो हम लेकर आएंगे मॉइस्ट लिटमस। मॉइस्ट लिटमस को जब हम इससे टच कराएंगे तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, रेड टू ब्लू, बेस का नेचर है रेड टू ब्लू, पर मॉइस्ट ही क्यों, लिटमस मॉइस्ट ही क्यों, बिकॉज ड्राई लिटमस टेस्ट कोई देगा ही नहीं,
क्योंकि ड्राई लिटमस पे आयंस रिलीज नहीं होंगे। जब आयंस ही रिलीज नहीं होंगे H+ या OH-, तो कैसे टेस्ट आएगा? किसी को भी इसको टेस्ट करने के लिए मॉइस्ट होना जरूरी है, ड्राई पर कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और मॉइस्ट लिटमस को ये कैसा कर देता है? रेड टू ब्लू। चलिए टेस्ट भी हो गया हमारा, आपने चेक भी कर लिया। बट हम जिसकी बात कर रहे थे बेटा, पोटेशियम और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। तो ये मतलब हाईली विगरस रिएक्शन देते हैं, मतलब कि इनका रिएक्शन ऐसा है कि ये एयर के कांटेक्ट में आते ही, हवा में नमी भी है तो उसके कांटेक्ट में आते ही ये रिएक्ट करते ही आग पकड़ लेते हैं, दे कैचेस फायर। तो इनका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। आग निकलने की संभावना नहीं है, ये आग मतलब बर्निंग हो ही जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है। दैट्स वाई एक क्वेश्चन बना था, वाई पोटेशियम एंड सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर अभी 1 नंबर में, 2 नंबर में, डिपेंड्स कितने नंबर में आता है। अगर ये क्वेश्चन आता है वाई, ये क्यों रखे जाते हैं केरोसिन ऑयल में? बिकॉज दे गिव्स विगरस रिएक्शन। इनका रिएक्शन कैसा होता है? कांटेक्ट विद एयर, व्हेन पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद एयर और वाटर। वाटर का तो सेंस ही नहीं बनता है, वो डालते ही आग पकड़ लेगा। मतलब आप समझ लीजिए, वो आपको दिखाते हैं ना मैजिक शो में कि एक ग्लास में अचानक से कुछ हाथ फिराया और आग जल गई। तो वो मैजिक शो में वो क्या कर रहे होते हैं? वो कुछ नहीं कर रहे होते। जैसे बाबा बाबा डराने के लिए क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, सोडियम का टुकड़ा डाल दिया, तुरंत आग लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये रिएक्शन इतना विगरस है कि ये बाहर रखे ही नहीं जा सकते। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, यहां पर एयर लिख लीजिए, कांटेक्ट विद एयर, रिएक्शन विद एयर विगरसली। इस शब्द को ध्यान रखना, विगरसली, बहुत ही भयानक रिएक्शन करते हैं, बहुत तेजी से क्विक और विगरस रिएक्शन कर लेते हैं और कैच फायर। आप जानते हैं इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। दैट्स वाई दे केप्ट इन kerosene oil, not in open area. I hope you understood very well कि what's going on in this reaction, in this topic. You know, highly reactive potassium and sodium when contact with air they make metal oxide, potassium oxide and sodium oxide. They are basic in nature. Metal oxides are generally basic in nature. और ये मॉइस्ट, अगर आपको टेस्ट करना है कि बेस है या नहीं, तो आप मॉइस्ट लिटमस को पास ले जाइए और रेड टू ब्लू चेंज आएगा और आप समझ जाएंगे ये बेस है। और क्वेश्चन ये बनता है कि ये विगरस है तो इन्हें केरोसिन में क्यों रखा जाता है? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, और जो ये रिएक्शन देते हैं बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है, हाईली एक्सीडेंट हो सकता है और कैच फायर, आग पकड़ सकता है, विस्फोटक है ये एक तरीके से। तो क्या अब मैंने इतना टॉपिक यहाँ पर लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका डन है। अब हम क्या और मेटल्स के साथ रिएक्शन करके देखें, लाइक हम Mg ले लेते हैं, Al ले लेते हैं, हम CO से भी करके देखते हैं तो क्या रिएक्शन होते हैं। चलिए अब हम Mg से रिएक्ट करवाते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। ये आप कहां पढ़ के आ चुके हैं? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन में। मैग्नीशियम का रिबन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस तरीके का बनता है, मतलब इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें जो फ्लेम निकलती है उस फ्लेम के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। इट इज डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। इट बर्न्स विद, आप लिखेंगे पूरा, बर्न्स विद dazzling white flame.
ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब इतनी चमकदार फ्लेम होती है कि मतलब आप कुछ देर बाद तक आसपास का कुछ देख नहीं पाएंगे, इतना चमक, मतलब आप नेकेड आई से अगर इसको देख रहे हैं तो आपकी आंखों में इतनी चमक जाने वाली है, बहुत ही चमकदार फ्लेम है ये। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिए। आप जानते हैं एल का वैलेंसी 3+ है और यहां पर आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। ये कुछ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम के साथ बनता है। इसका जो फ्लेम होता है ये कुछ ऐसा होता है, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम। फाइनली बन क्या रहे हैं ये सब? बन तो ये मेटल ऑक्साइड्स ही रहे हैं ना। हम यहाँ एसिड बेस वगैरह कुछ नहीं पढ़ रहे, केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कि मेटल्स का रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है। तो मेटल्स के जो रिएक्शन हुआ वो हमारे सामने है। ये बन जाता है आपका मेटल ऑक्साइड, जो कि जनरली बेसिक इन नेचर है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्ट। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, नेचर इज दिस प्रोडक्ट, क्वेश्चन आ जाता है और हम इसको कर सकते हैं अगर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन। यहां बनेगा बेटा Cu2O या CuO, कॉपर का ऑक्साइड। आप कुछ भी बना सकते हैं, ये कॉपर का ऑक्साइड है और ये ब्लैक कलर का बनता है। कॉपर ऑक्साइड इज इन ब्लैक कलर। ये क्वेश्चन भी बहुत आने वाला है और बहुत ही आया है। ये रिएक्शन आई है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है प्रोडक्ट इज कॉपर ऑक्साइड, और इस कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो होता है ब्लैक कलर। किस कलर का होता है? आप जानते हैं जनरली रेडिश सा ब्राउन सा कलर का होता है। रेड ब्राउन कलर से ये किस में बदल जाता है? ब्लैक कलर में बदल जाता है। कॉपर जनरली लॉन्ग टाइम लेता है रिएक्शंस को करने के लिए लॉन्ग टाइम लेगा। इसको लॉन्ग टाइम तक थोड़ा हीट करना पड़ेगा, जैसे इसमें हीट, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा ये, क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आता है तो इसको रिएक्शन करने में समय लगता है। ये लीस्ट रिएक्टिव है। अगर आपकी बात की जाए गोल्ड और सिल्वर, तो ये तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। गोल्ड और सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे हैं, तो इनका रिएक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम ले जाएंगे रिएक्शन को होने में, तो इनका होगा ही नहीं। Au एंड Ag, सिल्वर नॉट रिएक्ट। बाकी हमने सबका करके देख लिया और आप सारी रिएक्टिविटी सीरीज में करके देख सकते हैं। हाइड्रोजन से जितने ऊपर हैं उन सब में आप करके देख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर का नहीं होगा रिएक्शन, वो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे है, लीस्ट रिएक्टिव है। अब हमने ये कर लिया। अब हमारे सामने कुछ फ्लेम टेस्ट आएंगे। मतलब अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूं कि फ्लेम टेस्ट आप कैसे मतलब याद कर लें इसको, तो आपके पास, क्योंकि जो हमको कराने हैं रिएक्शन वो आपके पास सामने है। कुछ फ्लेम अलग अलग मेटल्स के साथ अलग अलग फ्लेम टेस्ट होते हैं, तो उनके फ्लेम्स का कलर भी अलग अलग आता है, तो उनको आप जरा एक बार देख लेंगे। अब हम करेंगे फ्लेम टेस्ट। ये सिर्फ आपके लर्निंग के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस में कौन कौन से कलर की फ्लेम आती है। जैसे कि आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, कॉपर, ये इन कुछ मेटल्स के साथ है। तो इनका जो फ्लेम का कलर कैसा रहता है, सबसे पहले इनकी जो आयंस है वो किस फॉर्म में है? लिथियम पॉजिटिव है ना, Li+, Na+, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+, कॉपर 2+। अब इनका जो फ्लेम है वो कैसा है? रिएक्शन आने के बाद इनके फ्लेम का कलर कुछ कैसा होता है देखेंगे हम। लिथियम, ये सब आयंस फॉर्म में है बेटा, ये एलिमेंट है, आप जान पा रहे हैं मेटल्स हैं। तो इनका फ्लेम अगर देखें कलर, तो यहां जैसे लिथियम का क्रिम्सन कलर होता है। अब क्रिम्सन कलर कैसा होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। सोडियम ये है येलो, पोटेशियम कुछ ऐसा कलर देता है लाइलैक, कुछ अलग ही डिफरेंट इंग्लिश नेम है इनके, लाइलैक। और कैल्शियम का कलर कैसा देता है? ये ग्रीन, क्रिम्सन, येलो, लाइलैक। कैल्शियम, कैल्शियम का कलर देगा बच्चों, ये गलत हो गया, मिसकंसेप्शन। कैल्शियम देगा बच्चों ऑरेंज रेड, और कॉपर देगा ग्रीन कलर। ये इनके फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम कलर है। जैसे कि लिथियम का अगर रिएक्शन हुआ तो क्रिम्सन आया, सोडियम का येलो,
पोटेशियम के लिए लाइलैक है, और कैल्शियम के लिए ऑरेंज रेड, और कॉपर के लिए ग्रीन कलर आएगा। तो ये आप एक क्विक रिवीजन दे सकते हैं कि कौन सा किसके लिए कौन सा कलर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स पढ़ लिए, अब हम एक बार एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? ये वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले तो वो मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट हमारे पास हैं जो कि किस किस से रिएक्ट कर लेते हैं? ये रिएक्ट कर लेते हैं आपके बेस और एसिड दोनों से। तो ऐसे दो मैटर जिनका नेम है आपके, सबसे पहले तो यही याद कर लें, Al और Zn, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। अब देखेंगे मेटल ऑक्साइड्स, इनके मेटल ऑक्साइड्स देखते हैं। जो हमने अभी बनाया था Al2O3 प्लस ZNO, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन करवानी है। अगर ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और आपसे पूछा गया है राइट द नेम मेटल ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक या विच रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। तो उन दोनों के नाम आपके सामने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये ही दो हैं आपके सामने। तो हम जरा रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को जरा एसिड से, तो HCl से रिएक्ट करते हैं। और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को ही हम अगर NaOH से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? देखिए यहां पर बनेगा AlCl3, साल्ट बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और रिएक्ट किससे करा रहे हो? एसिड से। तो बेस और एसिड्स क्या रिएक्शन देंगे आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पे बन गया साल्ट प्लस वाटर। अब हम बात करते हैं, यहां पर रिएक्शन कराएंगे, आप Zn को भी ले सकते हैं। Al2O3 का NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। जो देखा जाए तो ये वाला रिएक्शन एसिड प्लस बेस इज कॉल्ड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो एक तरीके से ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गया ना। इसको अगर एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन है तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गया है। अब हम बात करेंगे Zn से। जरा ZnO की रिएक्शन कराएंगे HCl से तो साल्ट बन जाएगा ZnCl प्लस H2O। और वापस अगर ZnO की रिएक्शन NaOH बेस से करा दें तो बन जाएगा सोडियम जिंकेट। तो यहां हमारा ये बन गया सोडियम जिंकेट। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसे मेटल हैं, इनके मेटल ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर देते हैं और रिएक्शन में साल्ट और वाटर देते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शंस जो हैं आपके साल्ट और वाटर जो इसमें बनते हैं, ये है सोडियम बेस से रिएक्शन पे सोडियम एल्यूमिनेट, और जिंक से रिएक्शन पे बनता है सोडियम जिंकेट बनता है। और ये है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर विच react with base and acid both, they are called amphoteric oxides। लेंगे मेटल का रिएक्शन विद वाटर। और इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा यहां पर कुछ इस तरह की मैं आपको ट्रिक देती हूं कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि किसका रिएक्शन क्या, क्योंकि वाटर की तो तीनों फॉर्म है, कोल्ड है, हॉट है और स्टीम है।
तो बेटा ऊपर के ये तीन और कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएंगे, हाईली रिएक्टिव है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। ये तीनों एल्यूमिनियम Zn और Fe यानी जिंक और आयरन, ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहला हमारा कंफ्यूजन तो यही क्लियर हो जाता है कि ये कौन सा कोल्ड वाटर के साथ, कौन सा हॉट के साथ और कौन सा स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाला है। अब हम बात करते हैं एक और चीज पे, वो ये कि किसके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। बेटा यहां से लेके Mg तक 4 में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन चारों के बनते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बनते हैं? हाइड्रोक्साइड। और नीचे एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, और मैं आपको बता चुकी हूं एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये हैं आपके, ये बनाते हैं ऑक्साइड्स। तो अब तो सारा किस्सा ही खत्म हो गया कि अब आपको पता चल गया किसको कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराना है, किसको हॉट से और किसको स्टीम से, और किसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और किसका ऑक्साइड बनेगा। एक और बात, मैं आपको एक बात नोटिस करा दूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये फ्लोट करते हैं, ये पानी पर फ्लोटिंग करते हैं। तो लिख लेंगे हम ये पॉइंट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर फ्लोट इन वाटर। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया है रिएक्टिविटी सीरीज को मेंशन करना है, ताकि रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए ही आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि कौन से कोल्ड वाटर से, कौन से हॉट वाटर से और कौन से स्टीम से। लाइक ऊपर के जो तीन हैं जो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन करने के लिए इनको चाहिए कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस ये सब के सब स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं, और नीचे वालों को रिएक्शन में इसमें नहीं लिया गया है। तो जो रिएक्ट करते हैं उनको कोल्ड, हॉट और स्टीम इस पे डाला गया है। अब जो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे उन्हें अलग मेंशन किया है हमने, और वहीं पर हमने ऑक्साइड्स को अलग मेंशन किया है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके। अगर हम इस रिएक्शन को अगर लिखें, ये आपका पोटेशियम है, पानी से रिएक्ट करता है, लेकिन कौन से पानी से, हमने पहले ही लिख रखा है ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब वहीं पर अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये भी हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और मैंने आपको जैसा कि अब इनकी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही विग्रस रिएक्ट करते हैं। तो ये आग पकड़ लेते हैं, तो इनको हैंडल करना होता है बहुत ही केयर के साथ, हैंडल विद केयर, क्योंकि जरा सा भी कुछ चूका और यहाँ आग लग सकती है। जैसे कि आपको पता है कि इनको हाथ पे भी नहीं रख सकते हैं, कि मतलब हमने लिया सोडियम पोटेशियम तो हाथ की नमी से रिएक्ट करके भी आपके हाथ पे ब्लिस्टर, छाले पड़ सकते हैं। तो इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का केस क्या है, जरा देखें। कैल्शियम को अगर रिएक्ट करा दें तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसा कि हमने कहा है कि पानी से रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड बना लेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करता है ये, और वहीं पर मैंने आपको बताया है मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। ये आपको लिखना है, मेंशन करना है कि कौन से वाटर से रिएक्ट करता है। तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बनाना तो फाइनली हाइड्रोक्साइड ही है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका पीएच होता है 10। इसे एज अ एंटासिड भी यूज में लिया जाता है, एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब मैंने आपको स्टार पॉइंट लिखा था कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट इन वाटर, वाई, उसका रीजन हम यहीं से देंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वाटर में फ्लोट करते हैं, उसका रीजन है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसके जो बबल्स निकलते हैं, ये क्या होता है, मेटल के सरफेस पर चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं
वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पर। स्टिक ऑन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अगर ये मेटल के सरफेस पर चिपक जाएंगे तो ये मेटल क्या होता है, तैरने लगता है, ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो इसका रीजन हमारे सामने है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्साइड्स कौन बनाता है। मार्कर साफ दिख रहा है। अब हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम Zn और Fe ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ऑक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये Al2O3 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वहीं पर अगर मैं Fe का बनाऊं तो हाइड्रोजन के पानी के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे हेमेटाइट Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो पहले ही हम ये बता चुके हैं कि आपके मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं Al, Zn और Fe, ये बनाएंगे आपके ऑक्साइड्स। अब नीचे वालों पे अगर आपको रिएक्शन मान लीजिए दे भी दिया जाता है तो वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसे हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं तो वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वहां रिएक्शन अकर्स नहीं होगी। तो अब हम करते हैं, मैं रिएक्टिविटी सीरीज को रब नहीं कर रही हूं बार बार, क्योंकि एज अ ट्रिक आप इसे यूज भी कर सकते हैं कि आपके केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स में आप क्या करें, एक रफ फेज पे रिएक्टिविटी सीरीज बना लें। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जल्दी रिएक्ट करेंगे, वहां पर भी सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। और नीचे वालों का जो रिएक्शन है वो स्लो है या फिर होता ही नहीं है। जैसे कि अब मैं नेक्स्ट जो पढ़ाने वाली हूं, मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ। डाइल्यूट एसिड्स, कंसंट्रेटेड तो आप जानते ही हैं कि रिएक्शन बहुत ही ब्लास्टिंग होगा, तो कंसंट्रेटेड नहीं लेते हैं, हम लेते हैं डाइल्यूट। यहाँ पर 3 एसिड हम पहले ही पढ़ के आए हैं एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में। मैंने आपको कहा था कि बार बार यही 3 एसिड्स हैं, इनको याद कर लें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इन्हीं के साथ आपको रिएक्शन दिखाना है। अब यहाँ पे केस क्या है कि जब भी मेटल HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लाइक ऊपर से मैं कोई सा भी मेटल लूं, Mg ले लेती हूँ, Mg का रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊं तो साल्ट बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमने पढ़ा था, ये पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, आपका एल्यूमिनियम ले लूं और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा दूं HCl, तो क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर मुझे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है तो भी आपका बनेगा, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका बनेगा MgSO4, ये सब साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। ये एज अ ट्रिक हमें याद है कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये हमको देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड का केस नहीं बताया है, तो नाइट्रिक एसिड का केस मैंने आपको क्यों नहीं बताया है वो देखिए। जो भी मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अगर वो HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो केस एकदम क्लियर है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन HNO3 का केस थोड़ा डिफरेंट है, आइए देखते हैं। अब मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज को रब कर देती हूं। आई होप सभी स्टूडेंट्स इसे लर्न कर लेंगे। देखिए HNO3 का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आई एम डिनोटिंग बाय द स्टार। HNO3 मेटल के साथ अगर रिएक्ट होगा
तो क्या होगा, सपोज दैट आप कोई भी मेटल लेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व। अब तक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, अब नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इसका रीजन लिखेंगे हम, बिकॉज HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यही इसका रीजन है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और पानी बनेगा, तो वहां उस केस में ये खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ये क्या करता है, जो H निकली है हाइड्रोजन उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा और उसके बाद जो भी नाइट्रिक एसिड है ये इटसेल्फ खुद रिड्यूस हो जाएगा। आप ये पहले ही रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आए हैं, अगर एक रिएक्शन में रेडॉक्स में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा केमिकल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पर ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद हो जाएगा रिड्यूस, और रिड्यूशन होकर के ये NO, NO2, NO3 इस तरह के कंपाउंड बनाएगा। तो इस वजह से ये HNO3 जो है मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। तो एसिड के केस में एक केस अपना याद रख लेना, HNO3, बाकी के एसिड जो है वो रिएक्ट भी करेंगे और हाइड्रोजन गैस भी देंगे, बस HNO3 में नहीं रिलीज होगा क्योंकि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये H को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1 में। रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें एक और स्टार पॉइंट, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों HNO3 से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना है हमें, HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, उसका कारण है बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यहां पे भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, वहां ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, या मेटल के रिएक्शन एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ। अब अगर मैं आपसे कहूं रिएक्ट Cu विद HCl, इज इट पॉसिबल, जबकि हम कह चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है तो रिएक्शन अकर्स नहीं होगा। सो दिस इज द टॉपिक। मेटल का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से पढ़ा, मेटल का रिएक्शन हमने वाटर के साथ पढ़ा, अब हमने डाइल्यूट एसिड के साथ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही चैप्टर 1 हम इसको पढ़ के आ चुके हैं और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस या मेटल जो भी है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे सपोज दैट A प्लस BC, अगर A हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा। सब अब आपको अगर कोई आपको एग्जांपल जैसा Fe प्लस CuSO4, Fe ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से, तो ये रिप्लेस कर, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहां पर अगर Zn का रिएक्शन दें CuSO4 के साथ तो Zn भी डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब रिएक्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं, Cu FeSO4 के साथ, बताइए क्या Cu Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा? जब हमने कहा है ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप चैप्टर 1 में ही पढ़ के आए। मतलब अगर मैं मेटल नॉन मेटल को देखूं तो आप इसमें एसिड बेस साल्ट, आप इसमें फर्स्ट चैप्टर, तो सोचो ये चैप्टर कितना आपको रिकॉल करवा रहा है पुरानी चीजों को। तो यानी कि अब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीजें हमें रिकॉल होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है
नाउ कम टू द मेटल्स का रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन और उनके आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देखिए, मेटल, नॉन मेटल रिएक्ट, इनका आपस में भी कोई रिएक्शन होता है क्या, वो देखते हैं। और क्या बनाएंगे अगर ये रिएक्ट कर भी गए तो? दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयन जहां आ गए वहां चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसको पढ़ने के लिए हमें समझना है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से मेटल, नॉन मेटल दिए हैं और किस किस के आपको आयनिक कंपाउंड इन्होंने बनाने के लिए कहा है। तो देखते हैं, Na, Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये आपके दिए हुए हैं मेटल और नॉन मेटल। ये तीन तो आपके मेटल हैं, ये आपका नॉन मेटल है, ये आप समझ गए होंगे। अब मेटल को सबसे पहले इनका नंबर देखें तो इनका एटम नंबर कितना होता है? सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20। सभी 10th के स्टूडेंट्स को 1 to 30 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। जो आपके यहाँ काम आ रहे हैं, क्लोरीन आ गया हमारा 17, ऑक्सीजन आ गया 8। अब इसका ईसी बनाएं जरा, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में आगे जाते जाएंगे, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, नीचे सबसे पहली जो शेल है वो अपना डुप्लेट पूरा करती है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद की जो शेल है वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किसी भी एटम में वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो आसानी से शांत रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, तो वो क्या करेंगी? कुछ इलेक्ट्रॉन या तो लेंगी या देंगी। बस इसी वजह से लेने और देने के चक्कर में ही इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज आ जाता है उनपे। अगर इलेक्ट्रॉन देती हैं तो एटम प्लस चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज आ जाता है। बस इसी उथल पुथल की वजह से बन जाते हैं आयंस। देखिए, अब यहाँ 1, तो इसके लास्ट शेल में 8 और 2 10 और 1 11, तो लास्ट शेल में 1 पड़ा हुआ है। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या 1 दे दे। आसान क्या रहेगा? 1 को देना। अगर ये 7 ले लेगा तो इस पे माइनस बहुत चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब कितने माइनस? -7 हो जाएगा ये इतने इलेक्ट्रॉन लेने पे। क्यों ना ये अपना 1 दे करके पॉजिटिव भी रहे, क्यों ना इस तरीके से सोचे। आप भी तो यही सोचेंगे ना कि क्यों इतना उधार लेना है, हम दे ही देते हैं। ऐसे ही इसमें कितना हो गया? 2 8 2, 8 और 2 10 और 2 12, 2 8 8 18 20, और कितना आ गया लास्ट वाली शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2 8 7। आई होप आप इसी समझ पा रहे हो शेल के अकॉर्डिंग। एटम की शेल होती है KLMN, सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 8 आगे कंटिन्यूस बढ़ता जाता है। तो आगे के ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं अपने। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो एटम ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, और इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस। अब देखो, इसके पास 7 है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या ये 7 के साथ किसी को दे दे। अब ये इतना नुकसान क्यों लेगा कि 7 के साथ किसी को दे? 1 माइनस चार्ज ही तो आ रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहां पर 2 और 6, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये इतने आपके बुक में आपको दे रखे हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो आप इन्हीं से बना के देख लो। देखो, Na बेचारा 7 के लिए तड़प रहा है, और ये Cl 1 के लिए। तो क्यों ना ये इसको 1 देके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दे, तभी तो NaCl साल्ट बना है। इजी पड़ेगा इसे कि ये इसको दे दे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें दोनों, वो 2 8 रह जाएगा, वो 2 8 8 हो जाएगा। देखते हैं जरा कैसे होता है। अब मैं इसे रब कर दे रही हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझाती हूं कि कैसे आयंस बनते हैं।
अब सपोज दैट हमें NaCl बनाना है, आप ये माइंड में लेके चलिए, अपन को NaCl बनाना है। Na प्लस Cl माइनस क्या होता है देखते हैं। Na कितना है 11, Cl कितना है 17, Ec कितना है 281, 287। इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए 1। ये 7 लेगा नहीं तो उससे बेहतर ये 1 दे दे, तो किसे दे देगा ये Cl को दे देगा। ये अपने 7 देगा नहीं तो ये 1 ले लेगा, किससे लेगा ये Na से ले लेगा। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, समझाने का एक तरीका है। Na के बाहर वाली शेल में कौन सा बैठा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं मैं अगर Cl की बात करूं तो Cl के बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं 7। आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम यहां। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बनेगा क्या Na और Cl, इसने इसको दे दिया तो ये कितने हो गए। Na ने अगर इसको दे दिया तो इसका डॉट इसके पास आ गया। अब Na हो गया 2 8 और Cl हो गया 2 8 8। तो क्या हुआ, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Na प्लस E माइनस, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Na हो गया प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 का चार्ज। अब वहीं अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया माइनस, ठीक है। Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पे चार्ज आ जाता है माइनस, और +1 और -1 ना लिख करके हम और प्लस और माइनस लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका NaCl। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, आयंस आ गए, पॉजिटिव माइनस चार्ज आ गया। तो ये क्या हो गए आयनिक कंपाउंड हो गया। तो नमक एक तरीके का क्या है आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपके सामने आता है। जैसे अगर मैं इसको, आप इसको लिखना चाहें कैथोड एनोड इस तरीके के रिएक्शन, तो इस ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे Na प्लस E माइनस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है, ऐसे ही Cl ऐड कर रहा है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस बनाया, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और प्लस चार्ज बना लिया। तो ये है हमारे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम इस तरीके के और भी बना सकते हैं, जैसे हमने Ca कितना था 20 और ऑक्सीजन कितना था 8, 2 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बच्चे 2 8 8 2। तो इस या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले, जो वो लेगा नहीं, या ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा होगा नहीं। तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और बना लेगा CaO। कैसे, आप वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। Ca के पास कितने हैं आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 2। तो अब ये क्या करेगा 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा आपके पास बन के आ जाएगा CaO। ये बाउंडिंग बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड बना लेते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस चार्ज। भाई उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Ca पे +2 चार्ज होगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2 चार्ज होगा, और इसका फॉर्मूला बना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट। अब हम Mg और Cl2 का भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये है आपके पास आयनिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों बनाए जाते हैं ये, इनकी कुछ तो प्रॉपर्टीज होती होंगी।
तो केमिकली देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोमेग्नेटिक कंपाउंड जो होते हैं, ये एक तरीके से इनकी प्रॉपर्टी बताएं तो ये हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे टूट भी जाते हैं। हार्ड और सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आयंस जो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर के इनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इनका एक बॉन्ड बना रहे हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाने की वजह से, आयंस की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा अगर देखा जाए तो इन पे क्या क्वालिटी है, जब इनका बॉन्ड अच्छा है तो इनके पास हैविंग हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनके पास हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं, जैसे नमक है, आपको अगर नमक से अंदाजा लगा लो, सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन केरोसिन वगैरह ऑयल्स, इनमें इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल इन ऑयल, केरोसिन, ये आप पॉइंट्स डाल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी आ सकती है, क्या प्रॉपर्टी है इनकी। अब अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते आप, लेकिन अगर ये मॉल्टन स्टेट में आ जाएं तो इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है क्योंकि आयन फ्री हो जाएंगे। जब आयन फ्री हो जाएंगे तो इजीली उन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मिनरल और गैंगी। क्या है ये? देखो बेटा, मिनरल्स जो होते हैं ना, वो अर्थ के क्रस्ट पर नेचुरली पाए जाते हैं। ये नेचुरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है उस पर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स को निकाला जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं ओर्स क्या होते हैं, ओर्स वो होते हैं ऐसे मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो कि अर्थ की क्रस्ट पर ऐसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स विच हैव अमाउंट ऑफ large small amount of metals। ऐसे मिनरल जिन पे मेटल की अमाउंट प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट स्मॉल अमाउंट मेटल प्रेजेंट है, और उन्हें आप प्रॉफिटेबली अलग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली मतलब कि आप अपने प्रॉफिट उससे खूब कमा रहे हैं, आप उसे अलग कर रहे हैं कि मतलब उसको प्योर फॉर्म में ला रहे हैं। जैसे मिनरल से अगर मेटल को अलग कर लिया तो मेटल की अलग प्रॉपर्टी है, मिनरल की अलग प्रॉपर्टी, उसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम मिनरल्स। अब हम बात करें गैंगी। देखो क्या होता है कि मिनरल्स, ऐसे मिनरल जिन पे मेटल अटैच है तो निश्चित है वहां पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी होती होंगी। तो अगर ओर्स पर कुछ इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, लाइक सॉइल, इनको बाद में फिर रिफाइन किया जाता है, प्योर किया जाता है। तो इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल प्रेजेंट ऑन ओर, दैट इज कॉल्ड आपका गैंगी। तो आप देख रहे हैं नेचुरली अगर अर्थ की क्रस्ट पर अगर हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, दैट आर मिनरल्स, प्योर फॉर्म है। मिनरल्स के साथ अगर मेटल भी मिल रहे हैं और आप उनको अलग कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, दैट प्रोसेस इज दैट आर कॉल्ड ओर्स।
और ओर्स के अगर इम्प्योरिटीज के साथ है तो उसे बोलते हैं गेंगी, जैसे इम्प्योरिटी सैंड एंड सॉइल। हम देखेंगे मिनरल्स और गेंगी के बाद कि हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं, मेटलर्जी की हम बात ही क्यों कर रहे हैं, देखते हैं हम इसे। तो वापस से बच्चों अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। वापस से रिएक्टिविटी सीरीज बना लेते हैं, और मैंने आपको कहा है ये तो मतलब दिमाग में चलते फिरते आप अपने स्टडी टेबल पे कहीं पेस्ट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ये बच्चों के लिए निमोनिक है, बच्चों को इसी तरीके से याद हो जाता है। कौन है आगे आओ, इसमें कहीं कहीं पीटी भी मिल जाता है आपको, आपकी में वैसे प्लेटिनम है नहीं, पर अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर अब आप एक रूल याद कर लें, 5 3 5, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा। ये 5 3 5 क्या है देखें जरा, टॉप लेवल पे है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप लेवल पे है। अब जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अकेला रहेगा कहां से, वो किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा। अगर वो रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब टॉप लेवल वाले तो रिएक्टिविटी सीरीज में अकेले रहेंगे ही नहीं, टॉप लेवल वाले तो फ्री स्टेट में मिलेंगे ही नहीं, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, वो किसी ना किसी के साथ आपको ऐड होकर ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टॉप लेवल वाले आपको फ्री नहीं मिलेंगे। चलिए आ जाते हैं मिड पर। मिड के जो 3 हैं, ये तीनों आपको कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। इनके साथ इनका रिएक्ट जरूर मिलेगा, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और सल्फाइड की फॉर्म में। अब आ जाते हैं नीचे के 5। नीचे के जो 5 हैं वो लो रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव भी कह सकते हैं। अब ये लो या लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये आपको कहीं रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। अब हमारा आधा काम तो यही आसान हो गया, कौन किसके साथ कैसे मिलने वाला है ये आपको पता चल गया। यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और मरकरी 3 के साथ स्टार पॉइंट है। देखो कॉपर हर जगह स्टार पॉइंट लेके आ रहा है, कॉपर रिएक्टिव भी नहीं कर रहा है किसी के साथ, ठीक है। और कॉपर यहाँ पर अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। अगर कहीं मिले तो इनका ऑक्साइड या इनका कार्बोनेट फॉर्म आपको मिलेगा। अगर कॉपर, सिल्वर, मरकरी आपको मिलते हैं तो ये तीनों के तीनों फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी आपको मिल सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स 2 फॉर्म में ये इनको मिल जाते हैं। तो अब आपको इतना तो पता चल गया कौन रिएक्टिविटी सीरीज में किस पर। एक रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ऑक्साइड, उसके कार्बोनेट, उसके सल्फाइड, सब आपको पता चल जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा ये सब आपके सामने आ जाता है। तो ये एक तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज गुरु मंत्र हो गया आपके लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब अगर हमको इसमें क्या करना है, ये मिड वाले अलग करने हैं तो इनका एक अलग रूल है, देखें कैसे अलग करते हैं। एक्सट्रैक्ट मेटल, मिड एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मिड वाले अपन को मिल रहे थे 3 फॉर्म में, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड, 3 फॉर्म में मिल रहे थे। तो यहाँ पर एक रूल तो नहीं कहेंगे, एक अपनी बनाई हुई ट्रिक लिख लो। कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहे थे ये, तो इन्हें कैसे प्योर फॉर्म में निकालना है।
देखो, अगर आप कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाते हो तो इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। और अगर आप सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं तो इसे कहते हैं रोस्टिंग। देखो जरा क्या है ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग देखते हैं। यहां पे क्या है, आप सल्फाइड से ऑक्साइड बना रहे हैं, तो मान लेते हैं जिंक सल्फाइड है हमारे पास। जिंक सल्फाइड है और इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाते हैं तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ZnSO2। ठीक है, जिंक, ये क्या किया आपने, सल्फाइड से कौन सी फॉर्म लाए, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म लेकर आए। अभी मुझे इसको जिंक को प्योर फॉर्म में लाना है, तो जिंक को ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करा दें, क्योंकि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिंक का रिडक्शन करा देगा, ऑक्सीजन हटा देगा और कार्बन खुद ले लेगा और कार्बन मोनो ऑक्साइड बना देगा, तो जिंक एक प्योर फॉर्म में आ गया। वहीं मैं कैल्सिनेशन की बात करूं, कार्बोनेट से ऑक्साइड, तो मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट है हमारे पास। अब ये जिंक कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस CO2 बना लिया आपने। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट से ऑक्साइड बना दिया और वापस इसका प्योर फॉर्म निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया कार्बन की प्रेजेंस में इसको लेकर आएंगे तो कार्बन रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा। ठीक है, देखते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग हम कर चुके हैं। अब हम लो एक्टिविटी सीरीज पर आ जाते हैं। एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम लो एक्टिविटी सीरीज, इसका क्या तरीका है। अब आपको मैंने बताया था लो एक्टिविटी सीरीज में कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ये तीन ऐसे हैं जो सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो जरा मैं एक देखती हूं, मरकरी HgS, जिसको सिनाबार भी कहते हैं। जरा इसको अगर हम अलग करना चाहें तो कैसे अलग करेंगे, सबसे पहले HgS ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा HgOSO2। ठीक है, अब इसे हीट कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, Hg प्लस O2, ये आपके सामने आएगा। मन्नू आवाज मत कर बेटा। और जो दूसरा मैंने आपसे कहा था लो रिएक्टिविटी सीरीज में, एक आएगा आपका Cu2S, कॉपर सल्फाइड को आप देखना जरा, Cu2S को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करो तो क्या आएगा, Cu2O प्लस SO2। देखो यहां तो कॉपर का ही ऑक्साइड बन गया, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, क्या ये आपस में भी रिएक्ट कर लेंगे। देखो यहां से अलग कराना है आपको। अब कैसे अलग कराएंगे, यहाँ पे वही हीट करना है तो आपकी SO2 अलग हो जाएगी और Cu आपकी बाहर आ जाएगी। Cu2 बैलेंसिंग की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि हमको इस चैप्टर में बैलेंसिंग नहीं, और बैलेंसिंग से हम कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में तो हम कंफ्यूजन की वजह से यहाँ बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी आप अगर इसे बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। Cu2S Cu2O, ये आपका Cu बाहर निकल गया, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना था। मेन जो मोटिव था वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना था, तो अभी आपने देखा मिनरल, ओर, गैंगी, यहाँ पे ओर्स जो होते हैं मेटल मतलब मिनरल्स पर चिपके हुए होते हैं, तो उन मिनरल्स से मेटल को निकालना होता है। निकालने के लिए वही रिएक्टिविटी सीरीज। टॉप लेवल के मेटल तो बहुत रिएक्टिव हैं, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, कंपाउंड फॉर्म में। मिड वाले ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, और जो नीचे वाले होते हैं वो आपको एज वेल एज फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में। वहीं पर अगर हम आपको मिड वाले अलग करना चाहें, मिड वाले एक्टिविटी सीरीज से मेटल को अलग करना है, तो वहां दो प्रोसीजर है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाओगे तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाएंगे तो उसे रोस्टिंग कहते हैं, और उसके बाद आप हीट करके उन्हें अलग कर सकते हैं। लो एक्टिविटी सीरीज में आपके पास सिनाबार और Cu2S दो ही हैं जिनको आपको हीट करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आपको अपना मेटल अलग करना है। फाइनली आपको प्योर Hg चाहिए था, प्योर Cu चाहिए था।
अब हमने मेटल को मिड रिएक्टिविटी सीरीज से अलग कर लिया, लो से कर लिया, तो टॉप लेवल वालों को भी तो अलग करना होगा। तो टॉप लेवल वालों के लिए क्या प्रोसीजर है भाई? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब आपने देख लिया। अब आप क्या तरीका अपनाएंगे टॉप लेवल वालों का? जबकि हम कह चुके हैं टॉप लेवल वाले तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, NaCl, Mg, ये तो हाईली रिएक्टिव है। और अगर इनको कार्बन से हटाना चाहें तो भी इनको नहीं हटा सकते, क्योंकि इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति इनकी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये छोड़ेंगे ही नहीं ऑक्सीजन को। तो इन्हें अलग करने के लिए आपको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट देना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाइटिक तोड़ना पड़ेगा और रिडक्शन करना पड़ेगा, तब आपका ये फाइन फॉर्म में आ जाएंगे। सोचो NaCl, NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। अब इसको अलग करना है, इसको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। इसको इलेक्ट्रिक करंट दो। अब जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो Na+ और Cl-, ये कुछ रिएक्शन होंगे कैथोड पर। ये बन गया आपका कैटायन, ये बन गया एनायन। पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, कैथोड और एनोड पर कुछ रिएक्शंस होंगे। एनोड पे जाता है नेगेटिव और कैथोड पे जाता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला जाएगा। Na+, E-, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो Na के पर प्लस चार्ज आ जाएगा। एनोड पर क्या होगा? Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करके टॉप एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को अलग किया जाता है प्योर फॉर्म में। अब हमने मेटल को अलग करने के लिए टॉप, मिड, लो लेवल सब रिएक्टिविटी सीरीज से मेटल को अलग करने के लिए अलग अलग तरीके देख लिए, पर ये देखा गया कि रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या रिडक्शन करने पे आपका कभी भी प्योर मेटल नहीं मिल रहा है, उतना प्योर नहीं मिल रहा है जो कि हमें चाहिए। रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से प्योर मेटल नहीं मिल रहा था। तो अब हमने क्या किया, इसको अब हमने मेटल को अलग करने के लिए, एक बहुत ही प्योर फॉर्म में अलग करने के लिए एक नया तरीका निकाला, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से आपको प्योर फॉर्म नहीं मिल रही थी, मतलब वो प्योरिटी का एक प्रॉपर वे नहीं था। तो हमने क्या किया, अब हमने लेकर आए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आप रिफाइनिंग कर सकते हैं। रिफाइनिंग से क्या होगा, आप बहुत ही प्योर फॉर्म में आपको निकल के आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि रिफाइनिंग कर देंगे तो रिफाइनिंग से प्योर फॉर्म का मेटल निकल के आएगा। जैसे अगर हमें कॉपर को निकालना है, कॉपर मेटल को, तो कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसी के सॉल्यूशन से, CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो इसको रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, रिफाइनिंग वाला प्रोसेस अपनाएंगे। यहां लेंगे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं आप? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। आयन तो एक्वस में ही रिलीज होते हैं, और इसके साथ आप ले रहे हैं थोड़ा सा एसिड। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एसिड के साथ। ठीक, अब यहां पर जो कैथोड प्लस इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, प्लस वाला आपका एनोड है और ये है आपका कैथोड। तो बेटा कैथोड और एनोड पे अलग अलग रिएक्शन होंगी। ये मेटल स्ट्रिप है। क्या है? ये मेटल की स्ट्रिप है। अब ये मेटल की स्ट्रिप भी बेटा कॉपर की ही है। तो अब इसे कैसे अलग करेंगे? देखो, एनोड का जो है कॉपर, वो है इम्प्योरिटी के साथ, मेटल स्ट्रिप है दोनों की दोनों, तो एनोड पे क्या है, ये इम्प्योर कॉपर है, और यहां पे जो आएगा वो प्योर है, प्योर कॉपर। ठीक है, तो देखें जरा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, ये जो इम्प्योर कॉपर है एनोड में से, ये सॉल्यूशन में झड़ने लग जाता है, जाने लग जाता है, और सॉल्यूशन में जाते जाते जब इसकी ये इम्प्योर जो इम्प्योरिटीज हैं अगर सॉल्यूशन में नहीं मिलती हैं तो ये एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जो बना लेती हैं एनोड मड। मड जैसे इम्प्योरिटीज का एक ग्रुप, गुच्छा, ये यहाँ पर इम्प्योरिटी पड़ी है जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन सॉल्यूशन।
और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यहां से तो इम्प्योर कॉपर आएगा, सॉल्यूशन में मिक्स होने लगेगा, लेकिन ये मिक्स नहीं होगा तो एनोड मड बना लेगा। अगर जो मिक्स हो रही है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है, कुछ इम्प्योरिटीज तो सॉल्यूबल है तो वो मिक्स हो जाएंगी, और यहाँ पे बनेगा प्योर कॉपर। प्योर कॉपर आपका बन जाएगा कैथोड के ऊपर, यहाँ पे कैथोड पर रिडक्शन होगा और प्योर कॉपर बन जाएगा। कैथोड पर आप लिख लेंगे क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन और प्योर कॉपर बन जाएगा। तो ये है रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया, जिसमें आप मेटल की प्योर फॉर्म को लेके आ सकते हैं। ये आपने लिया एक बीकर में आपने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट प्लस थोड़ा सा एसिड, वो एक्वस सॉल्यूशन है, ताकि एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आसानी से आयंस रिलीज होंगे, और जब आयंस रिलीज होंगे आपने कैथोड एनोड 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड में क्या है, एक इम्प्योर कॉपर है, एक प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे नीचे आता जाएगा और सॉल्यूशन में मिलेगा नहीं, अगर इम्प्योरिटी ना मिलने वाली है, इनसॉल्यूबल है, तो वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, जिनको इनॉड मड कहते हैं, और ये कॉपर प्योर कॉपर कैथोड पे जमा होने लग जाएगा। इस तरीके से आपने कैथोड पर कॉपर को ले लिया। अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, चैप्टर 1 में भी आप पढ़ के आ चुके हैं, कोरोजन। अगर मेटल पर बाहर की चीजें जैसे आपकी वाटर है, मॉइस्ट है, एयर है, ये अगर उसके ऊपर जमा होने लग जाए तो वो रिएक्ट करके मेटल को डिग्रेड करने लग जाते हैं और मेटल के ऊपर रस्ट जमा करते हैं। जैसे कि आपको बताऊं मैं, आयरन के बाहर कूलर वगैरह या फिर आपका आयरन का कोई भी मटेरियल रखा है और उस पर ऑक्सीजन और पानी धीरे धीरे, मतलब ये बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं है, धीरे धीरे जमा होने लगेगा तो ये आयरन रस्ट बना लेगा। आयरन रस्ट बन जाती है। आयरन एक बहुत ही चमकदार बढ़िया मेटल है और उस पर रस्ट जमा होने लग जाती है, आयरन रस्ट, या इसको हेमेटाइट कह देते हैं। तो ये जो आयरन रस्ट है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ये रस्ट जो है ना, ये जो कोरोजन जो है ना, ये एक तरीके से चीजों को डिग्रेड करता है। आयरन की एक प्योर की एक अच्छी क्वालिटी होती है जिसको ये डिग्रेड कर देगा, मतलब धीरे धीरे वो आयरन जो है टूटने लगेगा, खराब होने लगेगा, उसकी क्वालिटी खत्म होने लगेगी। एक चीज और लिख दीजिए यहाँ, एसिड भी इफेक्ट करता है। तो ये हो गया रस्टिंग, कोरोजन में एक आ गया रस्टिंग। दूसरा आप पढ़िएंगे टार्निशिंग। टार्निशिंग है, टार्निशिंग जैसे आपकी कॉपर की चीजों पे ना रस्टिंग जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। जैसे कॉपर के साथ अगर पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों का इफेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर अच्छा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जैसे ही उस पर ये तीनों चीजें इफेक्ट डालेंगी, बाहर से एयर से कांटेक्ट में आएंगी, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का होने लग गया है, क्यों, उस पर टार्निशिंग हो गई है। तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का बनता है सब्सटेंस, ये किस लिए बनता है, ये टार्निशिंग ग्रीन कलर की हो जाती है, इसको टार्निशिंग कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के जमा होने की वजह से। एक और है सिल्वर, सिल्वर भी है टार्निशिंग में। सिल्वर पे क्या होता है, बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी सल्फाइड, ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे कोरोजन का काम ही क्या है कि आप अच्छे खासे मेटल को यहाँ डिग्रेड किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया जाता है कि वो अच्छा खासा मेटल है, लेकिन उस पर ऑक्सीजन, पानी, इन सब चीजों के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, उस पर रस्टिंग जमा होने लगती है। कॉपर में ग्रीन कलर की, सिल्वर में ब्लैक कलर की और आयरन पे रेडिश ब्राउन कलर की, इसको बोलते हैं कोरोजन। और ये टार्निशिंग और रस्टिंग की फॉर्म में होता है। अब हम करेंगे कि रस्टिंग से बचा कैसे जाए, क्या इस चीज से बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है।
जैसे घरों में आपने देखा हो, घर में सबके घर में पापा या घर के बड़े क्या करते हैं कि नया कूलर आया है तो उस पर पेंटिंग कर दी। पेंटिंग मतलब जिंक की मतलब ब्राउन कलर का पेंट कर रहे हैं खिड़की दरवाजों को बचाने के लिए। तो कोरोजन से अगर बचना है तो उसके लिए क्या करें, प्रिवेंशन करना है, कोरोजन से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके तरीके हैं। पेंटिंग हो जाए, पेंटिंग मतलब कलर पेंट करना है, ब्राउन वगैरह कलर जो घर पे करते हैं आप। दूसरा है ग्रीजिंग हो जाए। ग्रीजिंग सब्सटेंस क्या होता है, एयर वाटर इनके साथ उसे रिएक्ट ही नहीं करने देंगे। ऑयलिंग की जाए। फोर्थ गैल्वेनाइजेशन, यहां पढ़ेंगे हम ये क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन होता है बेटा, मेटल के ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं, यानी कि जिंक प्लेटिंग ऑन मेटल। तो जिंक क्या होता है, वो इतना ज्यादा इस रिएक्टिव नहीं है, तो क्या होगा मतलब ये क्या होगा, स्लो रिएक्ट करेगा। तो जिंक की प्लेटिंग की वजह से वो जो आयरन है वो बचा रहेगा। ठीक है, तो जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है मेटल के ऊपर, किससे बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। फिफ्थ एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं हम। क्या होती है एनोडाइजिंग, इसमें कुछ नहीं है, एनोडाइजिंग भी एक तरीके से लेयर बनानी है, जैसे इन तीनों की भी लेयर ही बनानी थी। पेंट कर दो लेयर बन जाएगी मेटल के ऊपर, ग्रीजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, तो क्या है कि वो जो जो चीज बहुत कम टाइम में हो रही थी रस्टिंग वगैरह, इनकी वजह से क्या होगा, जब तक ये ऑयल पेंट ग्रीजिंग एनोडाइजिंग गैल्वेनाइजिंग रहेगा तो क्या होगा, मेटल डिग्रेड नहीं होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगी। एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं ऑन मेटल। इस तरीके प्रोसेस करके आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन को। ये कुछ तरीके हैं। तो फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे बेटा अलॉय। अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय क्या है, अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल ऑफ मेटल और नॉन मेटल और मेटल के, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों बनाए जाते हैं, देखो कोरोजन तो नेचुरली अपने आप ही हो जाता है, मेटल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उससे बचा भी जा सकता है, तरीके हैं। पर ये क्यों बनाए जाते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ क्यों मिलाया जा रहा है, उसका रीजन बिल्कुल क्लियर है। मेटल की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए। क्यों कर रहे हैं इसे, मेटल की प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर रहे हैं। नॉन मेटल के साथ मिला रहे हैं तो भी एनहेंस कर रहे हैं कि उसके कुछ और प्रॉपर्टी बढ़ जाए। सपोज दैट कोई मेटल है वो गुड कंडक्टर नहीं है, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसे दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाना है तो उसे दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाए। जैसे कि आपको देख बताएं, आयरन, आयरन ना सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो आयरन को हार्ड बनाने के लिए आयरन के साथ मिक्स कर दिया जाता है कार्बन, और कार्बन नॉन मेटल है, ये आयरन का अलॉय है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मेटल नॉन मेटल। अभी मैं एक और एग्जांपल दूं, स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन घरों में बहुत यूज होते हैं। स्टेनलेस स्टील बहुत मजबूत है, स्टील जो है उसकी फॉर्म इतनी मजबूत नहीं है। किस किस से बनाया उसे, आयरन उसे बनाया है बच्चों, वो मिक्सअप है आयरन, निकिल एंड क्रोमियम का, तो ये बहुत मजबूत हो जाता है, इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, इसकी हीट के साथ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस वजह से स्टेनलेस स्टील आजकल यूज किया जा रहा है, क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का मिक्सअप है, इनमें रेशियो कुछ ऐसा रहता है 60% कॉपर, 30% 40% ये आपका जिंक आ गया, कुछ ऐसा रेशियो रहता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन के उससे बनाया गया है, टिन एसबी कॉपर और टिन के मिक्सअप से बनाया गया है। क्यों बनाए जा रहे हैं ये सब मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, उनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए,
या फिर उनको जैसे गोल्ड है, गोल्ड कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं आता है, वो 24 कैरेट का नहीं है, वो 24 कैरेट वाला बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसके साथ कॉपर भी मिक्स किया जाता है, अच्छा उसको एनहांस करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को। तो ये ब्रास है, ब्रॉन्ज हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब क्या है, अलॉय है। देखिए सोल्डर, सोल्डर जो है वो बन जाता है आपका लेड और टिन से, पीबी, ठीक है, लेडन और टिन से बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे मेटल हैं जो मेटल नॉन मेटल के साथ, मेटल मेटल के साथ क्यों बनाए, इनकी ब्यूटी को, इनकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए। जैसे आपको मैं बात करूं ब्रांस और ब्रोंज में, कॉपर और टिन की बात करें, कॉपर और जिंक की बात करें, ये तो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। सोचो सोल्डर है, ये क्या है, इन दोनों का हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये तब बन जाते हैं जब इनका अलॉय बना है तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए बनाया गए हैं ये आपके अलॉय। तो बच्चों हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर हो गया है। अब इस चैप्टर में आपको जितने भी चीजें एनसी नोट्स मिले हैं, इनमें कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइंस आपको दी गई हैं। आपका रिवीजन बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होगा, और सारे क्वेश्चंस आपके जो आने वाले होते हैं, पूछे जाते हैं, वो मैंने वीडियो में साथ के साथ ही बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो उसके आंसर आपको हाथों हाथ दे दिए गए हैं। तो बच्चों आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन आई का मिलेगा, जिसके आपको नोट्स उसी तरीके से कराए